बड़ों से ज़्यादा बड़प्पन लिए इठलाते हैं, मुस्कुराते गुनगुनाते हैं, सबको लगते अच्छे हैं, प्रेम की खुशबू से संसार महकाते हैं, रब भी मुस्कुराता है जब बच्चे मुस्कुराते हैं। मुझे लगता है कि ये पंक्तियाँ बहुत ही मुनासिब हैं डॉक्टर रजनी भंडारी के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर व्यक्ति जो आजकल बाहर निकलता है या जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वो अपने आगे सोशल मीडिया पर समाज सेवा लिख रहा है। कुछ दिन काम शुरू किया, ख़त्म किया, लेकिन वो समाज सेवा, समाज सेविका का एक जो तमगा है वो लिए घूमते रहते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई एक ऐसी बहन जो 30 वर्षों से एक ऐसे मिशन पे लगी हुई है जो एक असाध्य है, लेकिन उसे साध्य बनाने के लिए जुटी हुई हैं डॉक्टर रजनी भंडारी। मुझे खुशी है कि आज वो हमारे बीच में हैं। मैं हूं डॉक्टर विवेक वर्धन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रविवार विचार। रजनी भंडारी जी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के साथ देश में उनका नाम की चर्चा एक ऐसे मिशन के साथ हो रही है जो सरकार के, शासन के सभी के लिए विचाराधीन है। थैलेसीमिया, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही हमारे होंठ कांपने लगते हैं। जो परिवार जूझ रहे हैं वह तो ठीक ही है, लेकिन उस पर यदि कोई मरहम लगाने का काम कर रहा है तो वो रजनी भंडारी हैं। रजनी भंडारी जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि रजनी भंडारी जी ने एमए साहित्य में किया, उसके बाद सांस्कृतिक में उन्होंने जो है पीएचडी किया और वे संपन्न परिवार होने के बावजूद एक ऐसे मिशन की ओर अपने रास्ते को चुन लिया जो बहुत कठिन है। आज हम उनसे उनकी इस यात्रा के बारे में, चुनौतियों के बारे में और उस उम्मीद के बारे में सुनना चाहेंगे जो उम्मीद बिल्कुल अब हमारे बिल्कुल करीब दिखाई दे रही है। डॉक्टर रजनी भंडारी जी, आज आपका स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि मैंने आज आपके बारे में बताया जी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ जी। और सबसे पहला सवाल यही होता है कि थैलेसीमिया, जी। आप जानती हैं कि यह एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप में बहुत बड़ी कठिन बीमारी है। जी। असाध्य बीमारियों में से एक बीमारी है जिस पे निरंतर जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। बावजूद जी। आपने ना कोई डोनेशन, ना कहीं कुछ करके खुद के शरीर को होम कर दिया, उसके बाद सारी चीज़ों को आपने अपनाया। ये रास्ता इतना कठिन चुनने का आपका मकसद क्या रहा? थैंक यू। कैसे इस लाइन में आई? विवेक जी, पहला ही क्वेश्चन आपने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा। अगर मैं ये कहूँ कि ईश्वर मुझे इस तरफ ले गया तो ज़्यादा बेहतर शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, ना मेरी कोई प्लानिंग थी, ना मुझे मालूम था कि थैलेसीमिया क्या है। 1996 में जब मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट थी, साल भर का मुझे टेन्योर मिला था, उस समय कुछ बच्चों की मैंने मदद की थी। 96 में रिसेंटली डायग्नोज डिजीज़ थी, डॉक्टर्स को भी ज़्यादा नहीं मालूम था, हम लोगों को भी नहीं पता था, तो उन बच्चों की हेल्प की। उसके बाद वो बच्चे मेरे पास आते गए और मैंने ये महसूस किया कि ये एक ऐसी, उस समय इसको असाध्य रोग कहा जाता था, अभी भी असाध्य है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अभी तो बहुत सारी मेडिसिन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बच्चों की लाइफ बहुत बेहतर होती जा रही है। तो उस समय सब कुछ बहुत ज़्यादा कठिन था, पर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई कि इन बच्चों को ज़िंदगी भर जब तक ये जिएंगे इनको ब्लड लेना है, इनको दवाइयाँ खानी है, इनको टेस्ट कराना है, तो मैं इनकी मदद करती चलूँ। और मैं करती गई और ये सब होता गया विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी इंटेंशन। बस एक ही उम्मीद थी कि हाँ भाई, मुझे काम करना और इन बच्चों की मदद करना है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। और 30 साल का लंबा सफ़र शायद इसलिए निकल गया कि मतलब मैं बेसिकली बाय नेचर में बहुत ईमानदार और बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। जब मैं पढ़ती थी तब भी यही हाल था, शादी हुई उसके बाद भी यही हाल है, सोशल वर्क किया उसमें भी सिर्फ यही रहता है कि सिंसेरिटी से काम करना है। और अगर आपको कोई रोकने की कोशिश करे या कोई चुनौती आए तो मैं फिर अड़ जाती हूँ कि नहीं, अब तो मैं रुकूंगी नहीं, अब तो मुझे काम करना है। बस इसी उद्देश्य को लेके मैं 30 साल से काम कर रही हूँ।
दीदी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि चुनौतियाँ आती हैं, जी। निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी चुनौतियाँ आती होंगी। जी। तो अभी तक आपने इन 30 वर्षों में जी। कितने बच्चों को आपके माध्यम से जीवन दान दिया है और किस तरह की चुनौतियाँ आपने जी, देखिए झेली बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, 500 के ऊपर हैं, या मैं ये कहूँ, मैं नंबर पे नहीं जाना चाहती। जो बच्चा मेरे पास आया उसको जैसी मदद चाहिए थी मैंने की, ना नहीं किया। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने किसी बच्चे को ना नहीं किया। और मैं ये कहती हूँ, जब भी कोई मेरे पास अपनी डिमांड लेके आता है, उसकी लाखों में होती है, हज़ारों में होती है, बहुत छोटी सी होती है, मैं सिर्फ उसको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे आगे तेरे बच्चे का भाग्य। मैं यही सेंटेंस उसको बोलती हूँ और मैं काम करती हूँ। चुनौतियाँ तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सभी की लाइफ में आती हैं, और मैंने ये महसूस किया है कि सोशल वर्क में अगर आप ईमानदारी से चलते हैं तो आपको चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। थैलीसीमिया में चुनौती की बात, मैं चुनौती नहीं उसको कहूँगी, मैं कठिनाई कहूँगी। प्रॉब्लम भी कह सकती हूँ, कठिनाई भी कह सकती हूँ, चुनौती नहीं मानती मैं उस चीज़ को। 2002 में हमने पहली बार सरकार से डिमांड की थी कि इन बच्चों के लिए स्पेसिफिक वार्ड होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी बच्चों को एडमिट कर दिया जाता है। तो 2003 में थैलीसीमिया डे केयर सेंटर चाचा नेहरू में उसका कॉन्सेप्ट आया। 5 साल तक बहुत अच्छे से चला। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण उस चीज़ को कहा गया कि बंद कर दिया जाएगा, हम नहीं वार्ड को चालू करेंगे। लेकिन उस समय जो चुनौती मैंने फेस की, या जो अंदर से परेशानी हुई, या जो भी मतलब मुझे तकलीफ़ मैंने फ़ेस की, तो उसमें मैंने यही सोचा कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही है तो उसको बंद तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर काफ़ी प्रयास किए, और मुझे ये कहने में यहाँ कोई भी संकोच नहीं है कि उस समय मीडिया ने मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि सब ने महसूस किया कि अगर गरीब बच्चों के लिए कुछ स्पेसिफिक वार्ड चल रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से उसको वापस चालू किया गया, रेनोवेट किया गया, और मुझे ये कहने में कोई भी हिचक भी नहीं है कि अभी थैलीसीमिया डे केयर सेंटर पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा है, और ऐसी कोई भी सुविधा, ऐसी कोई भी आवश्यकता इन बच्चों की नहीं बची है जो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। हम लोग वहाँ नियमित काम करते हैं, हर 8 दिन में हम बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, और मुझे कहने में बहुत संतोष है कि वो जो चुनौती मैंने ली थी, या जो परेशानी मैंने फेस की थी, उसका एक बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आज थैलीसीमिया डे केयर सेंटर के रूप में इंदौर में काम कर रहा है। मैं हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया एक बहुत ही ऐसी बीमारी है कि जिसका मैं ज़िक्र पहले भी कर चुका हूँ। तो मैं हमारी रजनी दीदी से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक संक्षेप में थोड़ा-सा बताएँ उन लोगों को जिनको थैलेसीमिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, कि कैसे परिवार जूझते हैं और इस बीमारी में होता क्या है? देखो विवेक, अभी तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन हाँ, अभी जो हमारी इतनी जनता है उसमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने किसी आईएएस ऑफिसर को अपना एक लेटर भेजा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैडम मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मुझे भी नहीं पता थी कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी होती है। तो बेसिकली ये ब्लड डिसऑर्डर है, हम इसे जेनेटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इसकी मेडिकल उस पे डिटेल्स पे ना जाते हुए मैं आपको सोशल एस्पेक्ट बताना चाहूँगी कि अगर आप थैलेसीमिया के कैरियर हैं, मतलब आपकी बीमारी में, हमारे बॉडी में ब्लड में किसी न किसी बीमारी के जीन्स होते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में थैलेसीमिया के जीन्स हैं, आपको नहीं पता, और आपकी शादी जिससे हो गई उसकी बॉडी में भी ऑलरेडी थैलेसीमिया के जीन्स हैं, और सडनली जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो आपको ये डायग्नोस हुआ कि इसको थैलेसीमिया है, फिर आप एक अंतहीन पीड़ा का, अंतहीन परेशानियों का, अंतहीन दुख का सिलसिला चलता चला जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप ने जाने अनजाने में अपने बच्चों में ये बीमारी ट्रांसफ़र कर दी है। तो बेसिकली सरकार, स्टार्टिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सरकार का, लेकिन आज सरकार शासकीय अस्पतालों में इन बच्चों के लिए अलग से डे केयर सेंटर है, ब्लड भी उनको ब्लड बैंक से मिल जाता है, मेडिसिन भी सारी सरकार दे रही है, और ये कहने में भी
बहुत संतोष फील होता है कि हमारे इंदौर शहर में जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे उस समय उनसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की भी बातचीत की गई, तो वो बीएमटी सेंटर भी इंदौर में 2016 से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को जो चाहिए वो सरकार ने दे दिया है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा काम करना बाकी है, उसके बारे में भी मैं यहाँ आज आपसे बात करना चाहूँगी। मैं इसके पहले ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लड की आवश्यकता होती है जो उन बच्चों में जी ज़रूरी है। जी कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि ब्लड की बड़ी कमी हो जाती, कैसे समन्वय बना करके आप उन बच्चों का जी जीवन दान के लिए पूरी ताकत झोंकते हैं और ब्लड को कैसे आप अरेंज करवाती हैं? देखिए ये बहुत 96 में जब काम करना शुरू किया था तो 96 से 2000 तक ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी कि बच्चों के लिए ब्लड नहीं मिलता है। हम कॉलेजेस में फ़ोन करते थे, मैं बैंक में जिनको जानती थी उनको फ़ोन करती थी कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा है, ब्लड देने आओ। कई बार ऐसा वो कहते थे मैडम आप चलो ब्लड बैंक में, हम बैठे रहते थे, ब्लड देने नहीं आते थे। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से हमारे शहर इंदौर में ब्लड डोनेशन के लिए काम करने वाले बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपने अपने संगठन बनाए हैं और वो लोग बहुत ईमानदारी से ब्लड डोनेट करते हैं। उनके पास पूरा बहुत सारे डोनर का डाटा भी है, जो जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है हम उनको फ़ोन करते हैं, वो ब्लड अरेंज करते हैं। लेकिन अभी जो एमवाई में ब्लड बैंक है वहाँ मेरे को नहीं लगता कि पिछले 7 सालों में मैंने कभी भी किसी बच्चे के मुंह से ये सुना कि मैडम ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्लड की शॉर्टेज है। शॉर्टेज वाला शब्द मैंने नहीं सुना। नहीं मिल रहा है वो ऐसे होता है कि कई बार रेयर ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव नहीं मिल रहा है, या कई बार डॉक्टर्स सोचते हैं कि हम इमरजेंसी के लिए रख लें, इन बच्चों को तो हर महीने देना पड़ता है। वो वाला थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है, लेकिन ब्लड की कोई कमी नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारे शहर इंदौर में ब्लड डोनेशन को लेके ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है और इंदौर वासी इस क्षेत्र में भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और वह यह है कि जिस तरह से ये पूरा जेनेटिक डिसीज़ है और ब्लड डिसऑर्डर है, तो कैसे ये जो ट्रांसफ़र हो रही इसी को लेकर के आपने अपनी कुछ सुझाव भेजे हैं प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को। और मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रजनी भंडारी जी और हमारे इस इंदौर शहर का, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रजनी दीदी को समय दिया और उस सुझाव को बहुत गंभीरता से सुना। क्या सुझाव है और किस तरह से आप इसमें एक बदलाव चाहती हैं? देखिए, हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो बच्चे आ गए हैं इस दुनिया में उनको अच्छी बेहतर ज़िंदगी देना हमारा प्राइमरी उद्देश्य है। दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस बीमारी से पीड़ित कोई अन्य नया बच्चा पैदा ना हो। उसके लिए हम लोग 66 कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चला चुके हैं। अभी हमने 1 साल पहले ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें 650 मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक साथ ये शपथ ली कि हम ब्लड टेस्ट करा के अपने पास थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट रखेंगे शादी से पहले, क्योंकि यही एक प्रिकॉशन है सबके, दोनों के पास अपना ब्लड रिपोर्ट हो। अगर एक कैरियर है, बाई चांस अगर शादी हो गई दोनों कैरियर की मान लीजिए और उनको बाद में पता चला शादी के बाद, तब भी वो प्रिकॉशन रख सकते हैं, प्रेगनेंसी के समय टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो मेरी सरकार से अभी आगे जो डिमांड है, मैं जब तक शिवराज सिंह चौहान जी थे तब से अब तक 4-5 बार मैं सरकार को ज्ञापन दे चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ। और जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम 14 नवंबर 2023 को इंदौर में मिले थे। उनसे मैंने ये सारी बातें की। उनको मैंने ये कहा कि मोदी जी, आपने सिकल सेल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पकड़ा है, आपको थैलेसीमिया को भी उसी लेवल पे पकड़ना चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक और पीड़ादायक इसलिए है कि इसमें हर महीने बच्चे को ब्लड चढ़ाना है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको 15 दिन में चढ़ता है, 8 दिन में चढ़ता है। कई बार बच्चों को मैंने देखा है 8 दिन से पहले उनको हीमोग्लोबिन इतना डाउन हो जाता है कि उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इसलिए इस तरफ सरकार का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मेरी बात मोदी जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे
और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उम्मीद पर ज़िंदा, पूरी दुनिया उम्मीद पर ही टिकी हुई है और ज़िंदा है, कि एक ना एक दिन हम सरकार की तरफ से ये सारी बातें करी गई हैं ये ज़रूर सुनेंगे। हाल ही में हमने अपने प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी को भी यही सब लिख के दिया है, वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि अब सरकार को क्या करना बाकी है। मैं अभी लास्ट ईयर दिल्ली गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ सारे एक्सपर्ट थे और नीति आयोग के भी डॉक्टर्स थे। तो मैंने वहाँ एक सुझाव रखा कि सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि जितने भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, सबसे पहले उनके हर फैमिली मेम्बर का ब्लड टेस्ट करना चाहिए। थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट सबके पास होना चाहिए। दूसरा, उनको ये काउंसल करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली में जो भी नेक्स्ट मैरिज हो रही है, उनके शादी से पहले उनका थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट उनके पास हो। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम मध्य प्रदेश सरकार से कह रहे हैं कि क्यों ना मध्य प्रदेश सरकार ये नियम बनाए कि जब भी शादी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, पंडित का होना चाहिए, फेरे की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, वर वधू पक्ष की तरफ से गवाह होने चाहिए। तो सरकार को ये चाहिए कि वो ये कहे कि जब आप शादी रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं तो आपके पास थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट हो। उससे क्या होगा, आजकल सारे पढ़े लिखे बच्चे हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, तो इस बहाने वो अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, है ना। दोनों की शादी हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उनके दोनों में से एक कैरियर निकला, कोई ख़तरा नहीं है, उनको समझाइश दे दी जाएगी कि आपकी हेल्दी संतान होगी। अगर दोनों कैरियर निकले तो भी कोई ख़तरा नहीं, उनको ये कहा जाएगा कि जब आप प्रेग्नेंट होती है वाइफ, तब आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रीनेटल टेस्ट कराना है। तो ये एक बहुत बड़ा रोक लगेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये 3-4 चीज़ें, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हमने तो इंदौर में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सब जगह लेटर भेजा था 3 साल पहले। तो सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं, नर्सिंग होम में, जहाँ भी हैं, स्वास्थ्य केंद्र में, उनको ये चाहिए कि उनके पास कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर आती है तो बहुत सारे टेस्ट वो लिखते हैं कि ये टेस्ट आपको कराने, उसमें थैलेसीमिया का टेस्ट भी लिखना कंपलसरी सरकार करे। तो ये, और बहुत छोटे छोटे से ये प्रयास हैं, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत बड़े होंगे। आप देखिए, इंदौर कभी सोच सकते थे कि हम स्वच्छता में नंबर 1 बनेंगे? जब मैं पढ़ती थी तो इंदौर की क्या हालत थी, है ना। मतलब सफाई नाम का शब्द इंदौरियन के चेहरे पे या ज़बान पे नहीं था, और आज ये हालत है कि कोई भी सड़क पे कचरा नहीं फेंकता। तो मैं ये चाहती हूँ आपके रविवार विचार के माध्यम से जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ सब ये निश्चित करिए कि हम शादी से पहले ब्लड टेस्ट करा के शादी करेंगे। अभी हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया, 13 नवंबर को ही लेटेस्ट हुआ है, उसे हमने एक प्रण अनंत नाम दिया। 100 संस्थाओं ने हमारे इस अभियान में समर्थन दिया। सबने कहा कि हमारे फैमिली में, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन की, हमारे बच्चों की शादी होगी तो हम ब्लड टेस्ट करा के थैलेसीमिया स्टेटस रिपोर्ट रखेंगे। ये आपने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है जी। और मैं श्रोताओं को एक और बात बता दूं कि थैलेसीमिया के अतिरिक्त समाज में एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय, वो बहुत चिंताजनक है कि इस समय कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कई घटनाएं आ रही हैं, कई बार कई और तरह की इस तरह की विभत्स घटनाएं आ रही हैं। उसको लेकर भी हम बात करते हैं रजनी दीदी से। आप ये बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अभी तक हमने सुना था जी। ये नया स्लोगन और जोड़ करके आपने क्या बदलाव और क्या मिशन को उठा लिया है? देखिए, ये मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं चाहती हूँ इस पे मेरे से ज़रूर प्रश्न पूछा जाए। जनरली क्या होता है, पूरे एमपी में सब थैलेसीमिया वाली मैडम करके मेरे से बात करते हैं, जबकि थैलेसीमिया के अलावा हमारे दूसरे काम बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली इस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जब कोविड हुआ उसके पहले मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसे हमने नाम दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसे समझाओ। क्यों किया था कि मेरी आदत है, मैं सवेरे सवेरे अखबार खोलती हूँ। जैसे ही अखबार खोला, एक खबर पढ़ी 4 साल की बच्ची के साथ रेप। उसके बाद दूसरा पन्ना पलटा, उसमें मैंने ये पढ़ा कि एक सगे फादर ने अपनी सगी लड़की के साथ रेप।
ये सिलसिला लगातार कुछ सालों तक इतना ज़्यादा चलता रहा कि हमें ये लगा कि हम तो रियल सोशल वर्कर हैं, हम पेपर में फ़ोटो छपवाने के लिए तो काम नहीं करते हैं, तो हमें कोई प्रोजेक्ट इस तरह का पकड़ना चाहिए। तो कोविड से पहले, मतलब वो मैंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था। कोविड से पहले मेरे 12 स्कूलों में ये प्रोग्राम हुए, कोविड आया, ये प्रोग्राम रुक गया। उसके बाद हमने इसको वापस रीस्टार्ट किया और मुझे यहाँ ये कहने में बहुत खुशी है कि इंदौर और आसपास के जो भी कस्बे हैं, ग्रामीण स्कूल हैं, ऐसे 195 स्कूल्स में 1.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों को मैं वो सारी बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसे समझाओ के अंतर्गत समझा चुकी हूँ जो 5 से 15 साल की लड़की को पता होना चाहिए। गुड टच बैड टच नहीं, मैंने उन लड़कियों को वो सारे पॉइंट समझा दिए और मैं गुड टच बैड टच शब्द ही नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे हिसाब से गुड टच बैड टच कुछ नहीं होता, सेफ टच और अनसेफ टच। मतलब एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो इस उम्र की बच्चों को पता हो। और जब लड़कियाँ मुझसे अपनी साथ हुई घटनाओं को शेयर करती हैं, मैं ऊपर से नीचे तक परेशान हो जाती हूँ। ऐसी ऐसी बातें लड़कियों ने बताई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कई बार स्कूल्स में हमको प्रिंसिपल आने नहीं देना चाहते, उनको लगता है कि हम स्कूल का डाटा इकट्ठा करने आ गए। कई कह देते हैं मैडम गुड टच बैड टच हो गया, जाइए जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब वो हमारे 40 मिनट के पूरे टॉक को सुनते हैं, उसके एक एक शब्द को सुनते हैं, तो वही प्रिंसिपल जो हमको मना कर देता है वो कार तक मुझे छोड़ने आते हैं और बोलते हैं मैडम हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने अपनी लड़कियों को ये सब नहीं समझा पाए जो आपने 1 घंटे में समझा दिया। और मेरा ये प्रोग्राम अनवरत चलेगा, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मुझे मेरी माँ ने जो समझाया बचपन में, मैंने अपनी लड़कियों को जो समझा दिया वो हमेशा उनके साथ रहता है। और छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में आपको कितनी बड़ी घटना से बचा देती हैं, ये आप उस समय नहीं समझते जब आपको समझाया जा रहा होता है। तो इस प्रोग्राम को करके भी हमें बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला। और थैलेसीमिया जैसा मेरा चल रहा है, ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसे समझाओ भी चलता रहेगा। मैं खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मध्य प्रदेश की कमेटी में थी, तब मैंने ये महसूस किया था कि सरकार ने बेटी को बचा भी लिया, पढ़ा भी दिया, लेकिन उसको समझाया नहीं गया। इसलिए मैंने ये एक शब्द हमारी संस्था के बैनर पे मैंने उसमें जोड़ दिया, और उसे समझाओ। तो समझाना तो बहुत ज़रूरी है विवेक। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया कि जिस तरह से आपने समझाने वाली बात की जी। और उसका जो फीडबैक हमें मिला है जी। उसमें उन बच्चियों ने रियलाइज़ किया है जी। कि अभी तक उन्हें यह पता ही नहीं था कि ये घटनाएं इस दरवाजे से घुसती हैं और इस तरह से हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। 1.5 लाख बच्चियों को 195 शैक्षणिक संस्थाओं में जा कर के समझाना ये सामान्य एक काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है जो इस यात्रा पर चल रहा है। और एक बात और बता दूं कि न केवल समाज सेवा के तौर पर रजनी भंडारी जी थैलेसीमिया पर या बच्ची बचाओ के साथ पढ़ाओ और समझाओ पर काम कर रही हैं, उनके मन में, उनके इस भावुक मन में कविताएं, कहानियाँ और तमाम तरह के भी जो कह सकते हैं कि मन में उथल पुथल चलती रहती हैं, उन्हें वे कागज़ों पर उतारती हैं, किताबें छपती हैं, उनका विमोचन होता है। और ये बताते हुए खुशी है मुझे कि अभी उनकी जो एक पत्रिका निकलती है खुशबू, उसका नाम ही अपना आप में सुंदर है, खुशबू का भी अभी 15वां जो अंक है उसका विमोचन हुआ। बहुत ही शालीन कार्यक्रम हुआ और उसमें थैलेसीमिया के जो बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया, उनमें प्रतिस्पर्धा करवा करके उनका मनोबल बढ़ाया। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, रविवार विचार के माध्यम से रजनी भंडारी जी जिस दिशा में समाज के बदलाव के लिए आगे निकली हैं, वे अपने इस पथ पर सदैव यश प्राप्त करते रहें, उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ समाज खुशहाली का इंतज़ार कर रहा है। हम एक बार फिर नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक डॉक्टर विवेक वर्धन श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।